नमस्कार मित्रों। आज जो है मैं आपसे लर्निंग साइकोलॉजी या सीखने के मनोविज्ञान पर चर्चा करना चाहूँगा। आप सभी लोग इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए और विषय को जितना आसान हो सकता है उतना मैं आसान बना करके आपके लिए देने वाला हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि लर्निंग साइकोलॉजी है क्या। जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, जो सीखने का मनोविज्ञान है, वो है साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मनुष्यों का जो व्यवहार होता है उसका विज्ञान। इस बात को जब हम समझेंगे तो हम पाएंगे कि जो सीखने की प्रक्रिया है जो मनुष्यों के द्वारा की जाती है उसके पीछे कौन कौन से कारक हैं जो उसको सीखने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल। देखिए, व्यक्ति फिजिकल माने शारीरिक रूप से कैसा है, उसका अगर शारीरिक बनावट अच्छी है और वो मन से अच्छा है तो निश्चित तौर पर उसका जो है वो सीखने की प्रक्रिया बहुत बढ़िया होगी। दूसरा कारण है मानसिक। व्यक्ति की मानसिक स्थिति को समझना अति आवश्यक होता है। व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है जितनी स्टेबल होगी, जितनी स्थिर होगी, उतनी ही उसकी सीखने की क्षमता होगी। ध्यान रखिए, जो लोग अस्थिर मानसिकता को पोषित करते हैं उनके सीखने की क्षमता में बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसलिए मानसिकता को, व्यक्ति की मानसिकता को सिखाने के पूर्व आपको जान लेना आवश्यक है। तीसरी कंडीशन जो है वो है इमोशनल, भावनात्मक। हर मनुष्य जो है वो भावनाओं से कंट्रोल होता है। ध्यान रखिएगा, दो तरह से भावनाएं उसको कंट्रोल करती हैं। या तो वो भावनाओं को अपनी कंट्रोल रखता है और या भावनाएं उसे कंट्रोल रखती हैं। इसलिए वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इमोशनल व्यक्ति होता है। जैसे लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि वो इमोशनल होती हैं, लेकिन इसका कतई तात्पर्य नहीं है कि वो अपने भावों को काबू में नहीं रख सकते। इसका मतलब है जो व्यक्ति अपने मन की स्थिति को कंट्रोल में रखता है, संयमित रखता है, वो अपनी इमोशंस को आवश्यकता अनुसार व्यक्त करता है। उसकी सीखने की जो ललक है या जो उसके सीखने की क्षमता है वो बहुत बेहतरीन होगी, बहुत बढ़िया होगी। चौथी कंडीशंस होती है इन्वायरमेंट या वातावरण। जिस प्रकार का वातावरण आपके आसपास होगा, सीखने की प्रक्रिया उतनी ही बेहतर होगी। आप ध्यान रखिए, जब व्यक्ति स्कूल में आता है, विद्यालय में आता है या यूनिवर्सिटी में जाता है या टेक्निकल कॉलेज में जाता है, उस समय उसकी जो वातावरण उसके आसपास होता है वो चारों तरफ सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई होती है। उसके पास ब्लैक बोर्ड दिखाई जाता है, उसके बैठने के सिटिंग अरेंजमेंट है, उसके बगल में लोग बैठे हैं, वो सब किताबें लिए बैठे हैं, कापियाँ लिए बैठे हैं, लाइब्रेरी है, क्या नाम जो है, उसके बाद में आपके क्या कहते हैं, जाने की बहुत सारी जो स्थान हैं जहाँ जहाँ पर उसकी नज़र पड़ती है, चारों तरफ उससे जो है अपने आसपास के पूरे वातावरण में सिर्फ सीखने के लिए ही सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो ये एक अच्छा वातावरण होता है, वो उसकी मानसिक स्थिति को भी चेंज करता है और इससे उसके सीखने की जो प्रक्रिया है वो बेहतर हो जाती है। और चौथा और पांचवा आपको आप क्या कहेंगे, कल्चरल या सांस्कृतिक। ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति किस संस्कृति से बिलोंग करता है। संस्कृति माने कल्चर उसका जो होता है वो बहुत कुछ उसके सीखने, जैसे केरल के अंदर आप पाएंगे कि सीखने वहाँ पर जो है लिटरेसी रेट जो है वो 100% है। तो इसका मतलब है कि वहाँ की जो सीखने की ललक है लोगों के अंदर, जो तीव्र अभिलाषा है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा होती है बनस्पत अन्य कुछ जगहों की जहाँ के लोग हैं हो सकता है सीखने में उतना रुचि न रखते हों। इसलिए जानने की ज़रूरत है। अब है सीखने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से व्यक्ति सीख सकता है। जैसे इंट्रोस्पेक्शन, स्वयं का
स्वयं का आकलन करके, स्वयं का मूल्यांकन करके, स्वयं अपने अंदर ही झांक करके व्यक्ति बहुत कुछ सीखने की प्रक्रिया को संपादित कर लेता है। इसी प्रकार से व्यक्ति जो है सीखने के साथ साथ, सीखने की जो प्रक्रिया में ऑब्जर्वेशन होता है, वो ध्यान जो होता है, ध्यान वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति कितना ध्यान लगा करके सीखने की प्रक्रिया करता है, ये उसके सीखने की क्षमता को बेहतर करता है। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि वो मात्र सीख जाते हैं केवल देख देख करके, लेकिन देखने के साथ में अगर उसको करके भी देख लिया जाए तो उसको क्या हो जाता है कि वो सीखने का जो है लर्निंग है, लर्निंग की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। केवल देखने मात्र से नहीं होता, साथ साथ करके देखना भी जो है वो उसका हिस्सा होता है, तब संपूर्ण प्रक्रिया होती है। किंतु ऑब्जर्वेशन जो है जितना ज़्यादा होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ही सीखने की प्रक्रिया अच्छी होगी। इसके बाद है जो अगला पॉइंट मैंने अभी ले लिया, एक्सपेरिमेंटिंग। एक्सपेरिमेंट करना अर्थात प्रयोग करना। जो सीखने की कला हमने सीखी है या जानी है, उसको हम प्रयोग में लाएं। जब हम प्रयोग में लाते हैं तो अपने हाथों से जब उस काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स में हमको दिक्कतें आती हैं, हर्डल्स आती हैं, रुकावटें आती हैं। और जब उन हर्डल्स को, उन रुकावटों को हम दूर कर लेते हैं तो जो हमारा जो सीखने की प्रक्रिया थी वो थ्योरी और प्रैक्टिकल, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं, तो वो व्यक्ति जो है उस विषय पर पारंगत हो जाता है। इसके बाद में स्टैटिस्टिकल, सांख्यिकीय, अर्थात बेस्ड ऑन डेटा। डेटा जो होता है उसको समझने की आवश्यकता होती है। सांख्यिकी जो है व्यक्ति के आसपास की स्थिति से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उस पर उसका ध्यान कितना ज़्यादा आकर्षित होता है, इस पर भी व्यक्ति की सीखने की कला निर्भर करती है। और नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंटल या विकास की स्थिति। देखिए, लर्निंग की भी एक स्टेज होती है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। लर्निंग के लिए भी एक समय होता है। जैसे बच्चा होता है, बच्चा बहुत जल्दी सीखने की कोशिश करता है, वो अधिक से अधिक जानने की कोशिश करता है। इसी प्रकार से जब एडवांस्ड एज में लोग हो जाते हैं या थोड़ा मिडिल एज हो जाते हैं, वहाँ से उनकी सीखने की क्षमता कम होती है। वो अपने अनुभव पर ज़्यादा निर्भर करते हैं, वो अनुभव पर आधारित होकर काम करते हैं, सीखने की तरफ उनका रुझान कम होता है। इसलिए ये आवश्यक है कि उनकी जो है डेवलपमेंटल कंडीशंस को ध्यान में रखना चाहिए और उसी स्टेज पर जो सीखने की प्रक्रिया हो वो बेहतर होती है। इस बात को आपको भी जानना है। देन है केस स्टडी। किसी भी सिखाने वाले के लिए, अनुदेशक के लिए आवश्यक है कि वो किसी भी व्यक्ति विशेष की अगर उसको कुछ भी केस हिस्ट्री मालूम हो जाए तो वो और बेहतर उसको करने के लिए बाध्य करती है, क्योंकि उसके बारे में मुझे सारी जानकारी उपलब्ध है। तो इसलिए ट्रेनीज़ के बारे में, ट्रेनीज़ जो हमारे सामने होते हैं, ट्रेनीज़ को जानना समझना अति आवश्यक होता है। चलिए अब आप थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा का भी मनोविज्ञान होता है। लर्निंग साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू द एजुकेशन। अब यहाँ समझने की बात है कि इन रिलेशन टू द एजुकेशन, उसका जो बिहेवियर होता है, सीखने वाले का जो बिहेवियर होता है, ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू द एजुकेशन, जो मनुष्य का व्यवहार सीखने के प्रति, शिक्षा के प्रति होता है, उसको हमें समझने की आवश्यकता होती है। शिक्षा उसी को दी जा सकती है जिसकी सीखने की जो मनोविज्ञान है वो बेहतर हो। जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, नॉलेज, ये ज्ञान, दूसरा है एटीट्यूड और तीसरा है स्किल और प्रैक्टिस। तो सबसे पहले जो शिक्षा का मनोविज्ञान है वो है नॉलेज। देखिए, नॉलेज या ज्ञान पर आधारित जो शिक्षा होती है वो हमेशा बेहतर होती है। इसका मतलब कहाँ पर इशारा है कि जो शिक्षा को देने जा रहा है, अर्थात शिक्षक या ट्रेनर, जितना ज़्यादा और जितना अच्छा ज्ञान रखेगा वो उतना ही बेहतर तरीके से
अपने ज्ञान को इम्पार्ट कर सकता है, दूसरों को प्रेषित कर सकता है, दूसरों को दे सकता है। इसके साथ में एटीट्यूड, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी कहती है, वो ये कहती कि एटीट्यूड या आचरण, सीखने और सिखाने वाले का आचरण, दोनों का आचरण जितना अच्छा हो, जितना बेहतर हो। अगर कोई व्यक्ति ये सोचकर बैठ जाए कि आप मुझे क्या सिखाएंगे, और दूसरा व्यक्ति ये सोचे कि आप मुझे सीखने की क्या आवश्यकता है, ध्यान रखिएगा, अगर व्यक्ति व्यक्ति के मन में ये दोनों पॉइंट सीखने और सिखाने वाले के पास आ जाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति शिक्षा को किसी भी रूप में उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, उसे नहीं सिखा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्किल और प्रैक्टिस। ये अति महत्वपूर्ण है कि हम स्किल, जो कौशल है, कौशल माने कुशलता को आगे तक पहुंचाना, और कुशलता तब होती है जब नॉलेज सही तरीके से इम्पार्ट किया गया हो, नॉलेज सही तरह से दिया गया हो, और उसके बाद उसकी जो प्रैक्टिस है वो सही तरह से की गई हो, उसको सही तरीके से अभ्यास में लाया गया हो, तभी वो व्यक्ति विशेष जो है वो कुशलता को या स्किल को प्राप्त करता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे थोड़ी थोड़ी बात में चर्चा करेंगे। नेचर ऑफ द ट्रेनीज, यहाँ पर जो ट्रेनीज है उसका स्वभाव कैसा है, ये भी हमें जानने की आवश्यकता है। और अगर ये इस बात को हम अच्छी तरह समझ लेंगे कि उसके स्वभाव में अगर परिवर्तन की आवश्यकता है, तो उसके स्वभाव में परिवर्तन अवश्य लाएं, क्योंकि जब उसके स्वभाव में परिवर्तन होगा तो निश्चित तौर पर उसके सीखने की प्रक्रिया भी बेहतर होगी। जो ये आवश्यकता है ट्रेनीज, लर्निंग प्रोबेबिलिटीज, जो ट्रेनीज हमारे होते हैं उनके सीखने की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है, ये देखिए मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक होता है। किसी भी शिक्षक के सामने जिस समय उसका छात्र उपस्थित हो जाता है या ट्रेनीज उपस्थित होता है, तो हम उसका मूल्यांकन कर लेते हैं, आकलन कर लेते हैं कि वो व्यक्ति किस प्रकार से शिक्षा को ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर उसकी संभावना का मूल्यांकन करना एक शिक्षक के लिए आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट है कल्चर एंड सोशल एडजस्टमेंट। कल्चर एंड सोशल एडजस्टमेंट, देखिए ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कोई भी व्यक्ति डिफरेंट कल्चर से आता है, उसको दूसरे कल्चर में ढालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके लिए हमें थोड़ा संयम की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ है एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है अगर डिफरेंट कल्चर का है तो थोड़े एडजस्टमेंट की हमें ज़रूरत होगी, वो हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट उसके साथ में करेंगे तो निश्चित तौर पर उसको सिखाने के लिए हम प्रेरित कर लेंगे, मोटिवेट कर लेंगे। अब यहाँ पर समस्या आती है कि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वो किस प्रकार से होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का आदान प्रदान, देखिए सबसे पहले व्यक्ति का आई कांटेक्ट, उसके नर्व्स, उसके ब्रेन और ब्रेन की नर्व्स, और उसके जो लिम्स है हाथ पैर, अर्थात कहने का मतलब है उसको जो व्यक्ति सीखना चाहता है वो किस प्रकार से इंफॉर्मेशन या सूचना को ग्रहण करता है। ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी आइज का इस्तेमाल किस प्रकार से करता है। आइज का कंसंट्रेशन, आंखों का कितना उस विषय पर, आई कांटेक्ट मीन्स अगर वो टीचर उसको सिखा रहा है क्लास में, थ्योरेटिकल नॉलेज इम्पार्ट कर रहा है, तो टीचर को देखना और टीचर के साथ में आई कांटेक्ट रखना। आई कांटेक्ट से क्या होता है, जैसे व्यक्ति बोलता है तो बोलने से तो मात्र 40% ही है, 60% या 60% जो भाषा है वो है शारीरिक भाषा। अगर वो आई कांटेक्ट से 40% भाषा अपने कानों के द्वारा और 60% अपनी आँखों के द्वारा ऑब्जर्व करता है, तभी वो 100% जो टीचर के टीचिंग है उसको ग्रहण कर सकता है, अर्थात वो अपने नर्व्स को इम्पार्ट कर सकता है। यहाँ पर जो भी उसकी आँख कान इंद्रियाँ हैं, आँख कान नाक और जो भी त्वचा है,
है, उनका सबका उसे उपयोग करना है, उसे पांचों इंद्रियों का उपयोग करते हुए सीखने की प्रक्रिया को करना है। इसके बाद में जो भी व्यक्ति आपको ऑब्जर्व करेगा, आंखों से देखेगा, तो सारी चीज़ें जो है आंखों के नर्व्स के द्वारा वो उसके ब्रेन को ट्रांसफ़र की जाएंगी, उसके ब्रेन को, मस्तिष्क को भेजी जाएंगी। तो यहाँ पर आंखों का और ब्रेन का संबंध आप समझ गए। वो केवल डिपेंड करता है कि आंखों से जो नर्व सिस्टम है उसके द्वारा मस्तिष्क को ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसी प्रकार से जो ब्रेन होगा, ब्रेन अपनी नर्व्स का इस्तेमाल करेगा और वो उसको ग्रहण करेगा, उसको स्टोर करेगा। यहाँ पर भी ब्रेन और नर्व्स का जो है रिलेशन आप देख सकते हैं। इसके अलावा हाथों पैरों का यूज, जब शिक्षक ट्रेनिंग दे रहा होता है उस समय उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाव भाव को प्रकट करने के लिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस या अपने शब्दों पर जोर देने के लिए उसको अपनी भाषा को, अपने हाथों के हाव भाव को, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को, सभी को बहुत बेहतरीन बनाना पड़ता है ताकि वो जो है वो अच्छी प्रकार से ट्रांसफ़र हो सके, है ना, उसको ग्रहण करने वाले व्यक्ति उसको सही तरह से ग्रहण कर सके। तो ये कुछ जो है चीज़ें थीं जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को दर्शाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं जिनके द्वारा जो है व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया करता है। जैसे ऑब्जर्वेशन हमने आपको बताया, देख करके सीखने की प्रक्रिया है। स्टिमुलस, उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, सीखने वाले को उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, सिखाने वाले को उत्प्रेरक की ज़रूरत होती है। उत्प्रेरक अर्थात मोटिवेशनल जो शब्द होते हैं या मोटिवेशनल जो स्पीच होती है या जो मोटिवेशन क्रिएट करने की आवश्यकता होती है, जहाँ पर आवश्यकता होती है वो उसे उत्पन्न करना चाहिए शिक्षक को, ट्रेनर को, ताकि जो है वो उस स्टिमुलस का प्रयोग करके वो बेहतर ट्रेनिंग को या शिक्षा को प्रदान कर सके। रिएक्शंस, नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शंस। रिएक्शंस जो है होते हैं, शिक्षक रिएक्शन करता है, उसका दूसरा व्यक्ति उत्तर देता है, उसके भी कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनको भी ऑब्जर्व करना, और ट्रेनीज के लिए आवश्यक है कि वो शिक्षक के जो रिएक्शंस हैं उन पर ध्यान दें। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है सेंसेशन। सेंसेशन माने जो सेंस का अनुभव करते हैं, वो जो हम अपने 5 इंद्रियों को द्वारा जिनका अनुभव करते हैं। आपके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो कि आपकी भाषा, आपकी आवाज़ को ऊपर नीचे करती है, प्रभाव डालती है, वो कितना सेंसेशन उत्पन्न करती है वो बहुत आवश्यक होता है। जैसे हम कहते हैं यू हैव टू डू इट, तुम्हें ये करना ही है, यू विल डू इट, आप ये करेंगे ही। तो आप देखेंगे यहां पर जो हमारा इंपल्स जा रहा है वो इंपल्स दूसरों को सेंसलाइज करेगा। दूसरे का ब्रेन जो है वो जो नर्व सिस्टम से जो है अपनी आंखों और अपने कानों के द्वारा जब वो उसको रिसीव करता है तो उसको वही सेंसेशन फील होता है कि भाई यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं, ये तो हमें करना ही होगा। तो ये इस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार से अटेंशन, दोनों लोगों को, ट्रेनीज को भी और ट्रेनर दोनों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है, अटेंशन की आवश्यकता है। क्लासरूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ध्यान को केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। जो ट्रेनर होता है उसे अपना ध्यान अपने ट्रेनीज पर केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ध्यान रखिएगा जो आपके ट्रेनीज हैं वो कोई साधु महात्मा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक वो ध्यान है अपना स्थिर करके बैठ जाएं। उनके अंदर निश्चित तौर पर थोड़े समय के बाद में थोड़ा सा चेंजेस आ ही जाते हैं। इसलिए आपको उन्हें देखने की ज़रूरत है, उन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से जो शिक्षक होता है उसे भी अपनी क्लासरूम में अपना अटेंशन अपने क्लासरूम के अलावा और कहीं बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। उसे कंसंट्रेट करना चाहिए कि वो उसका पूरा ध्यान जो है वो उसकी अपनी क्लास में केंद्रित रहे और उसकी जो नज़र है वो अपने स्टूडेंट पे
केंद्रित हो, वो चाहे धीरे से एक साइड से क्लास के दूसरे हिस्से तक, कोई भी छात्र इस स्थिति में अछूता नहीं रहना चाहिए, अर्थात हर व्यक्ति पर उसकी नज़र होनी चाहिए। रिकलेक्शन रिकलेक्शन की आवश्यकता होती है सभी लोगों को, चाहे वो शिक्षक हो और चाहे आपका ट्रेनीज हो। रिकलेक्शन माने जो हमने पढ़ाया है, जो पढ़ाने की प्रक्रिया में किया है, उसको हम छात्रों को याद कराने की आवश्यकता होती है। रिकलेक्शन माने हमने जो बताया क्या वो उसको बता पा रहा है, इसकी जांचने की आवश्यकता होती है। और उसी प्रकार शिक्षक को भी अपनी मेमोरी को रिकलेक्ट करने की आवश्यकता होती है समय समय पर, कि कौन से छात्र ने किस प्रकार से ग्रहण किया था और किस छात्र ने जो है इस विषय को ठीक से ग्रहण नहीं किया था, या अपने विषय को सही तरह से रिकलेक्ट करना। और बहुत सारे बिंदु हैं जहाँ पर रिकलेक्शन की आवश्यकता होती है। रूल ऑफ एसोसिएशन, रूल ऑफ एसोसिएशन, जोड़ने का सिद्धांत। जोड़ने का सिद्धांत ही कह रहा है कि हमें क्लासरूम को अपने साथ जोड़ के रखना है। जब शिक्षक का ध्यान ब्लैक बोर्ड में लिखने की तरफ चला जाता है, आप देखिएगा उतनी ही देर में, चाहे वो फ्रैक्शन ऑफ कुछ मिनट्स या सेकंड्स का हो, उतनी देर में देखेंगे क्लासरूम में बातचीत चालू हो जाती है। इसका मतलब है कि जो लॉ ऑफ एसोसिएशन कहता है कि शिक्षकों को अपनी क्लासरूम में कभी भी अपने ध्यान को डाइवर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। उसे लगातार छात्रों पर नज़र रखने की ज़रूरत होती है और उन्हें अपने साथ जोड़े रखने की या जोड़कर बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इसके बाद में रिटेनिंग, यहाँ पर यह आवश्यकता है कि जो कुछ भी ज्ञान प्रदान किया गया है उसको रिटेन किया जाए, अर्थात बनाए रखा जाए। मेमोरी का मतलब है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद में आवश्यकता पड़ने पर रिकलेक्शन, और उसको रिकलेक्शन के दौरान रिटेन करना, अपने मस्तिष्क में स्टोर करना, और जब आवश्यकता पड़ेगी उसको उतनी जल्दी से वापस रिकलेक्ट कर लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट बिंदु है दैट इज इमेजिनेशन। देखिए, इमेजिनेशन माने होता है कल्पना। कल्पना बहुत सारी चीज़ें हैं जो कल्पना पर आधारित होती है, लेकिन कल्पना जो है वो बहुत मजबूती को भी प्रदान करती है। देखिए, जब कभी हम मेंटल इमेज फॉर्म करते हैं, मेंटल इमेज किस तरह से फॉर्म करते हैं, जब एक स्टूडेंट ये इमेज फॉर्म करता है कि मेरा टीचर बहुत अच्छा है और वो मुझे बहुत अच्छा गाइड करता है, तो आपकी जो